दहेज लेना या देना भारत में पूर्ण रूप से कानूनी अपराध है। एक बेटा नहीं रहा, उसकी जो पत्नी है तो उन पत्नी का हिस्सा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मेरे से दहेज मांगा गया? तो ये वाइफ का राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड से एलिमनी मांगे। अब एलिमनी में वो कैश की डिमांड भी कर सकती है, एक एक्चुअल अमाउंट की डिमांड भी कर सकती है, प्रॉपर्टी की भी अमाउंट की डिमांड कर सकती है। स्त्री धन का जी, तो थोड़ा सा डिटेल में बताओ, स्त्री धन होता क्या है और इसके अगर इससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं, इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो ये चाहती है कि उसकी कंप्लेंट को गोपनीय रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, तो पुलिस इसमें भी उसकी सहायता करती है। अब बाल विवाह के केस में अगर लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हुई है, 14 साल की उम्र में हुई, तो जब वो डिवोर्स, क्या वो डिवोर्स ले भी सकती है? जय भूमि जय भारत, ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हमारी महिला मित्रों के, हमारी फीमेल फ्रेंड्स के राइट्स के बारे में, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, फ्रॉम द साइड ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड फ्रॉम द साइड ऑफ देयर फादर्स, कि उनके क्या राइट्स हैं प्रॉपर्टी में। और इसके लिए आज हमने बुलाया है हमारे पॉडकास्ट पर मिसेस जया ठाकुर को, जो खुद एक एक्सपर्ट हैं इसी सेगमेंट में। वो पिछले 7 साल से मैट्रिमोनियल केसेस एंड वुमेन राइट्स केसेस को संभालती हुई आ रही हैं और इसी सेगमेंट में काम भी कर रही हैं। उनकी फर्म का नाम है लीगल लॉ पीडिया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो कंटेंट भी बनाती हैं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। उनका चैनल भी लीगल लॉ पीडिया के नाम से ही है, तो आप वो जाके वहाँ भी देख सकते हैं। एंड इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट आर ऑल द राइट्स ऑफ फीमेल्स। तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से अंत तक देखिएगा और अपनी फीमेल फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनिशियली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि ये हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है वो एक्चुअली है क्या, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है, अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, ये हमें ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं करा है, जैसे सपोज़ कर लेते हैं अपनी विल नहीं बनाई है या किसी की विल के थ्रू उसको ट्रांसफ़र नहीं करा है और उस प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा भी नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके उत्तराधिकारियों को, उसके परिजनों को या फिर उसके संबंधियों को, ये हमें बताएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अगर बाई चांस बिल नहीं बनी है तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जैसे गांव देहात में होता क्या है कि एक पिता की संपत्ति थी, वो ऑटोमेटिकली लड़कों के नाम पे जैसे ज़मीन जो है वो पट्टा ट्रांसफ़र हो जाता है जी, लेकिन उसमें लड़कियों का नाम नहीं होता वो, क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी चली हुई आ रही है तो वो लड़कों के नाम पे ट्रांसफ़र होता है। अब ऐसे केस में लड़की को क्या करना चाहिए? क्या उनके पास उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कानून ने उनको जो अधिकार दिए हैं वो क्या है, वो किस तरीके से वो अप्रोच कर सकती हैं अपने अधिकार को लेने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर लड़कियों के लिए, डॉटर्स के लिए ये है कि जो 2005 में जो संशोधन किया गया है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में, वो ये किया गया है कि अब चाहे आप भारत में किसी भी देश से हो, किसी भी गांव से हो, 2005 के बाद जितना राइट एक लड़के का होता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, उतना ही सेम राइट लड़कियों का भी होगा अपने पिता की प्रॉपर्टी में। अब चाहे पिता उन्हें देना चाहे या ना देना चाहे, और इन केस अगर बीच में पिता अपनी वसीयत बेटों के नाम कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो चुनौती कर सकती हैं, चैलेंज दे सकती हैं कोर्ट में। लेकिन इन केस इसके विपरीत अगर विल नहीं बनाई गई है और बेटे उस पर कब्जा कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में डॉटर, जो एक बेटी है, वो डायरेक्ट जाकर केस फाइल कर सकती है और अपना अधिकार मांग सकती है। और ये अधिकार मांगने की कोई वैलिडिटी भी है या फिर वो ज़िंदगी में कभी भी जाके फाइल कर सकती है? नहीं, देखिए, वसीयतनामा जब बन जाता है तो उसके 12 वर्षों के अंदर अंदर आपको उस वसीयतनामे को चैलेंज करना होता है। अगर वो 12 वर्षों का समय कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये जो आपने बताया, ये क्या सिर्फ जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक लागू होता है, शादी के बाद भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं? नहीं सर, ये जितनी भी चीज़ें शादी के बाद भी लागू होती है, क्योंकि शादी हो जाने से किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के अधिकार खत्म नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या पेरेंट्स हाउस के ऊपर, अगर उसकी शादी हो गई है तो। ओके, ठीक है। तो अब अगर शादी की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात बताओ कि जो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है 1864,
उसके बारे में थोड़ा सा बताओ लोगों को, वो बेसिकली है क्या, एंड डाउरी का भी एक एक्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में बता। देखिए, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डायरेक्ट हमको ये बताता है कि अगर कोई महिला है, वो शादीशुदा है, और अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेती है, तो उस प्रॉपर्टी पर जो उसने अपनी स्वयं अर्जित आय से परचेज करी है, खुद मेहनत करके कमाई है, उस प्रॉपर्टी पर किसी और सेकंड पर्सन का राइट नहीं बनता है। अब वो सेकंड पर्सन में चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके ब्रदर हो, चाहे उनकी सिस्टर हो, इवन उसके बच्चों का भी राइट नहीं बनता है। हाँ, वो उसकी खुद की एक स्वेच्छा है, अगर वो उसमें से कुछ किसी और पार्टनर को देना चाहती है तो वो अपनी मर्जी से दे सकती है, बट उस चीज़ के लिए कोई और क्लेम नहीं कर सकता। अब इसी पे ना मेरा एक सवाल है आपसे। अभी ना आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, हार्दिक पांड्या का केस बहुत वायरल हो रहा था कि हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में जाके भी बोला था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी पापा के नाम पे लेते हैं। तो अभी जो उनका डिवोर्स का चल रहा था कि प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं लड़की को, तो एंड ऑल दैट, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, मतलब कि सच कैसे डिसाइड होती हैं चीज़ें फिर? अगर लड़की ने सारी प्रॉपर्टी अपने मम्मी पापा के नाम पे ली है तो फिर कैसे डिसाइड होती हैं चीज़ें? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक लड़के की या एक लड़की की शादी हो जाती है तो उन दोनों के इक्वल शेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा क्लेवरनेस से आप कोशिश करेंगे कि अगर मेरी वाइफ ने कोई पिटीशन डाल दी है कोर्ट में तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने पेरेंट्स के नाम पर, तो शायद मैं एलिमनी से बच जाऊँगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम सारी होती है एलिमनी। एलिमनी किसे कहते हैं? एलिमनी होती है जब डिवोर्स की डिक्री आती है तो ये वाइफ का राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड से एलिमनी मांगे। अब एलिमनी में वो कैश की डिमांड भी कर सकती है, एक एक्चुअल अमाउंट की डिमांड भी कर सकती है, प्रॉपर्टी की भी अमाउंट की डिमांड कर सकती है, बट ये कोर्ट पे निर्भर करता है कि वो एलिमनी में उसको कितना राइट देना चाहेगी। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, अब हार्दिक पांड्या जी का आपने नाम लिया, उनके पास जैसा कि सब लोग जानते हैं बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी ट्रांजैक्शन भी सबको पता है और उनकी इनकम कितनी जनरेट है ये भी सबको पता है और कोर्ट को भी पता है। तो अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, इट्स मीन ये नहीं कि उनकी वाइफ का राइट ख़त्म हो जाता है उनकी प्रॉपर्टी पे से। अच्छा। उनकी इनकम जनरेट हो रही है, रेगुलर हो रही है, तो अगर वो जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एलिमनी देनी ही पड़ेगी जितना आप कैपेबल हैं देने के। सपोज कीजिए अगर आप 25 लाख रुपए कमा रहे हैं तो एलिमनी आपकी 50% शेयर पे जा सकती है, मतलब 12.5 लाख हो सकता है कि आपको अपनी वाइफ को देना पड़े। ओके जी, बट डिपेंड करता है ये कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट कितना सजेस्ट करती है एलिमनी में, और कोर्ट सजेस्ट करेगी आपकी इनकम जनरेट पे कि और आपकी ट्रांजेक्शन पर और आपकी सेविंग्स पर। ओके। सो क्या इसमें ऐसा होता है कि जब से आपकी शादी हुई है तब से आपकी कितनी इनकम हुई, और चाहे आपने एसेट्स अपने नाम पे बनाया किसी और के नाम पे बनाए, तो वो इक्वली डिवाइड होंगे, ऐसा कुछ ऐसा कंसिडर करती है कोर्ट? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड के सारे जितने भी शेयर्स हैं उसमें इक्वल हो जाती है वाइफ, ठीक है। लेकिन अगर शादी के बाद कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है तो उसमें वाइफ की राय लेना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड सिंगल डिसीजन लेके ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वाइफ क्लेम कर सकती है ओके कि उनको फिर एक तरह से इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ओके, हाँ समझ गया। अब इसी में मुझे एक और चीज़ जाननी है, जैसे एक अभी मुझे रिसेंटली एक बात पता लगी कि नॉर्मली जब लड़के की डेथ हो गई, जब बहू है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, राइट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपने भी सुने होंगे कि उन केसेस में बहुओं को प्रॉपर्टीज़ नहीं मिली या फिर किसी तरीके से कुछ गोलमाल कर दिया गया। अब ऐसे केस में क्या बहू का हक बनता है प्रॉपर्टी में, जो पेट्राकल जो लड़के की पेट्राकल प्रॉपर्टीज़ थी उसमें, और वो अगर हक बनता है तो उसके लेने के तरीके क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब एक बहू होती है उसका ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता किसी भी तरीके का। हाँ, अगर वो अपना अधिकार पाना चाहती है तो वो या तो अपने हस्बैंड के थ्रू पा सकती है या फिर अपने बच्चों के थ्रू पा सकती है। अगर इसके विपरीत हम देखें तो उसका राइट होता है सिर्फ उसके स्त्री धन पर, जो कि ससुराल पक्ष में ही होता है लेकिन उसी का होता है। लेकिन उसकी मतलब पैतृक संपत्ति में वो किसी भी तरीके से हिस्सेदार नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो गई उस केस में भी जो हस्बैंड, ऑब्वियसली हस्बैंड का भी तो एक हिस्सा था ही। राइट। अगर एक इंसान, मतलब अगर एक देखा जाए एक बाप के 2 बेटे थे, एक बेटा नहीं रहा, उसकी जो पत्नी है तो उन पत्नी का हिस्सा माना जाएगा नहीं माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा, और उसके पति का जितना भी हिस्सा होगा उसको अधिकार है कि वो अपने पति का हिस्सा पूर्ण रूप से ले सके। अच्छा, चाहे फिर वो पति विल बना के गया हो ना गया हो, कोई फर्क नहीं। इट डजंट मैटर कि विल बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड का इस हिस्सा क्लेम कर सकती है उस संपत्ति में से। ओके जी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा एक
टची टॉपिक पे बात कर लेते हैं, डाउरी। इंडिया में कहते हैं कि लोग नहीं लेते, बट लेते सब हैं, राइट मेजोरिटी ऑफ लोग लेते हैं। जी। अब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बना था 1961, वो थोड़ा सा आप डिटेल में लोगों को समझाओ वो एक्चुअली है क्या, वो क्या करता है, और उसमें अगर फाइट करनी हो तो लड़कियों के राइट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, दहेज लेना या देना भारत में पूर्ण रूप से कानूनी अपराध है, और कुछ आईपीसी सेक्शंस भी बने हैं और इस पे कारावास का भी प्रावधान है। आपको जेल भी हो सकती है अगर आपकी कोई शिकायत दर्ज कर देता है। जैसे कि आईपीसी सेक्शन 4 है, वो हमें बताती है कि अगर आपसे कोई दहेज की मांग करता है तो आप उसको कम से कम 1 से 2 साल तक की जेल करा सकते हैं, 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगवा सकते हैं। इसके साथ ही आईपीसी सेक्शन 498A है, वो कहता है कि अगर दहेज के लिए, देखिए हमारे भारत में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेके। अगर एक बार ले लेते हैं तो बार बार उनकी डिमांड बढ़ती रहती है, और जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उस लड़की को पीड़ित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बनी है आईपीसी सेक्शन 498A, और ये कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने महिला को दहेज के लिए पीड़ित किया तो उसको कम से कम 2 से 3 साल तक की सजा होगी और 15,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अभी आपने एक बात बोली कि दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। राइट। तो दहेज अगर कोई मांग रहा है, ठीक है, अब तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मेरे से दहेज मांगा गया है? उसका कोर्ट क्या सबूत मांगती है? क्योंकि ये जितनी भी बातें होती हैं आजकल सब लोगों को पता है जी कि जी व्हाट्सएप पे तो मैं मैसेज भेजूंगा नहीं, राइट या ईमेल तो मैं करूंगा नहीं। जी तो अगर किसी लड़की, फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, क्योंकि आज माँ बाप लोग बताते भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों को, जी जिस माँ बाप को पता है ना मेरी लड़की, इस माँ, अगर लड़की को पता लगा कि दहेज मांगा गया है तो बहुत सारी जगह तो माँ बाप ही छुपा लेते हैं। जी। बट अगर वो लड़की केस करना चाहती है तो उसके लिए उसको क्या प्रूफ चाहिए कि भाई इन्होंने दहेज मांगा है? सर, उसके लिए शादी की फोटोग्राफ्स ही इनफ होती हैं। नहीं, शादी तो अभी हुई नहीं है। नहीं, देखिए जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए जब शादी होती है, फेरे होते हैं, तो फोटोग्राफ्स आती हैं, उसमें जो लड़की के गहने वगैरह होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कार किसी लड़की को दी गई है तो कई बार लोग कहते हैं कि ये गिफ्ट है, अब गिफ्ट समझ के रख लीजिए, ठीक है, लेकिन होता वो दहेज ही है। तो लड़की इस बात पे क्लेम कर सकती है कि भाई मेरे शादी के वक्त मेरे को कार दी गई, पूरा दहेज दिया गया। देखिए दहेज में क्या क्या आता है, पूरा आपका जो भी हाउस होल्ड आइटम्स होगी वो आएंगी, ठीक है, आपका जो भी व्हीकल वगैरह होगा वो भी दहेज में आएगा अगर आपको मायके पक्ष से मिला है तो, ठीक है। बाकी दहेज में आता है स्त्री धन, जो कि फेरों के टाइम पे आपने देखा होगा, ज्वेलरीज वगैरह जो लड़की को दी जाती है, चाहे वो ससुराल पक्ष से दी गई हो या फिर लड़की के माता पिता ने उसको सौंपी हो, वो सब स्त्री धन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो दहेज जो होता है ना, उसको साबित करने के लिए अभी अभी एक रिसेंटली जजमेंट भी आई थी कि अगर अब चाहे कोई भी कपल कोर्ट मैरिज करे या फिर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मैरिज करे, उसको एक लिस्ट बनानी होगी और उस लिस्ट में सभी आइटम्स लिखनी होंगी जो उनको गिफ्ट में मिल रही हैं। अगर वो गिफ्ट में है तो वो गिफ्ट की सूची में डाली जाए, और अगर वो दहेज की है तो वो अलग एक सूची बनाई जाए कि ये हमें बिना गिफ्ट के दी गई है। और ये लिस्ट दूल्हा भी बनाएगी और दुल्हन भी, और दोनों एक दूसरे के सिग्नेचर लेंगे। ओके। ये अभी अभी रिसेंटली जजमेंट ऐड हुई है। इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा ये जानना कि दहेज मांगा गया है या दिया गया है। ओके। अब जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट क्या बेसिकली कोर्ट में सबमिट करनी होगी? राइट, बिल्कुल। मान लीजिए जैसे कोई डिवोर्स की, या फिर आप देखते हैं जब डिवोर्स फाइल होता है तो 4-5 केसेस ऑलरेडी डलते हैं, उसमें से एक डॉरी केस भी डलता है। तो जब डॉरी केस डाला जाएगा तब ही ये लिस्ट सबमिट करी जाएगी कि ऐसे ऐसे लिस्ट बनी थी डॉरी केस के लिए और हमें इतना डॉरी दिया गया है। ओके। ये तो हमने बात की शादी के बाद वाली, बट शादी से पहले जो लोग दहेज मांगते हैं और जिन लड़कियों को दहेज नहीं देना, माँ बाप शायद रेडी भी हों बट लड़कियों को नहीं देना, जी, उस केस में लड़कियां क्या कर सकती हैं? देखिए उस केस में देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को नहीं पता लगता कि दहेज दिया जा रहा है हमारे ऊपर। फिर जब उनको बाद में पता लगता है तो काफ़ी उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होगी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि कई बार लड़कियां इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो अगर वो इन सब चीज़ों से बचना चाहती हैं या फिर उनको ये चीज़ें नहीं पसंद, तो या तो वो अपनी कंप्लेंट का सहारा ले सकती हैं, या फिर हालांकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है, जिसमें कि एंड में वो एलिमनी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। अब जैसे आपने बोला कंप्लेंट, तो ये कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट करने का ऑप्शन है या फिर सीधे आपको थाने में जाके आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंप्लेंट करना चाहते हैं। आजकल ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी हो जाती है। आप FIR रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन का रुख नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं फॉर पिटीशन के तहत। ओके।
तो इसके लिए कुछ मतलब सबूत की ज़रूरत नहीं होगी कि तो देखिए, अगर लड़की सख्त विरोध करती है इन सब चीज़ों का, तो वो सबसे पहले जो स्टेप लेगी वो ये ले सकती है कि वो कंप्लेंट दर्ज करा दे। ठीक है। अब कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए ज़रूरी नहीं है उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, वो ऑफिशियल वेबसाइट, किसी भी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए होगा कि नहीं सर, उन्होंने उसका दहेज सिर्फ मांगा है? कहना ही इनफ है और रिटर्न स्टेटमेंट देना ही इनफ है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन घटी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कैश ले लेते हैं जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, Right. और कभी कभी पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पेरेंट्स उसकी खुशी के लिए वो चीज़ दे देते हैं। तो इस कंडीशन में सख्त आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिर्फ लड़की का कहना और रिटर्न स्टेटमेंट ही इनफ होती है। ओके। अभी रिसेंटली कुछ सुप्रीम कोर्ट की नई नई न्यूज़ भी आ रही थी कि उन्होंने इसमें कुछ नई चीज़ों को लेके आए हैं जी। अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे कि अभी रिसेंट में क्या क्या नया है? देखिए, सबसे पहले तो सर रिसेंट में यही है कि एक तो डॉरी आपको ले भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते हो। ठीक है। हाँ, लेकिन आप गिफ्ट दे सकते हो। गिफ्ट में आप चाहे कार दे दो अपनी बेटी को, या फिर लड़के को, या फिर प्रॉपर्टी दे दो, या फिर कैश दे दो। आप उसका गिफ्ट का नाम दे सकते हो, लेकिन आप उसे दहेज का नाम नहीं दोगे। बात तो वही होगी, बात किससे हो गई सर? मतलब आप कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हो, हाँ, तो वो गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, दहेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो और हाँ, मतलब अगर मैं बात करूं ये आपका एक अगर हम जैसे वकालत वाली लैंग्वेज हो तो कैसे डिफरेंस बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल आज आपने एज अ गिफ्ट गाड़ी दे दी, बाद में जाके पता लगा वो तो गिफ्ट नहीं था, वो तो दिखाया गया था एज अ गिफ्ट, वो था तो दहेज ही, राइट। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गिफ्ट में और दहेज में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ मैरिज? नॉर्मली तो मुझे पता है, बट जब शादी हो रही है उस टाइम पे ये डिफाइन कैसे होता है कि गिफ्ट है और ये? देखिए, ये मैं आपको सर बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर लड़के वालों में किसी भी चीज़, कोई भी लड़की की तरफ से गिफ्ट मिले, अगर उनमें किसी भी तरीके का लालच नहीं है तो वो हैंड टू हैंड रिटर्न कर दे। ओके। इससे प्रूफ हो जाएगा कि जी हमने कुछ भी नहीं मांगा था और हमें आज भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये तो इन्होंने अपनी बेटी को दिया था एज अ गिफ्ट, ओके। तो इनकी बेटी यूज़ कर रही थी। तो अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर वो दहेज से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहे थे, तो उसको तुरंत वापस कर दे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन अगर इस चीज़ पे वो ज़रा सा भी लालच दिखाते हैं या फिर आनाकानी करते हैं देने में, तो इसको दहेज ही माना जाएगा। अब इसी पे ना मेरा एक एड ऑन सवाल है, जो आपने लास्ट बोला था कि लिस्ट, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लिस्ट बनाने के लिए, तो अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट बनी और लिस्ट में लिखा हुआ एक साइड गिफ्ट्स और एक साइड मतलब डॉरी तो लिख ही नहीं सकते उसमें, तो अगर गिफ्ट्स लिखे हो तो बाद में जाके क्या ऐसा हो सकता है दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट साइड कि वो उसको आप डॉरी में कन्वर्ट कर सको कि ये तो जो गिफ्ट नहीं थे तो डॉरी थी? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए सर, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके। क्यों? क्योंकि जो लड़की की लिस्ट बनाई जाएगी उसको लड़का वेरीफाई करेगा, ओके। उस पे लड़के के साइन होंगे, और जो लड़का लिस्ट बनाएगा उस पे लड़की के साइन होंगे। ठीक तो है। दोनों की कंसेंट होगी कि क्या गिफ्ट है और क्या डोरी। ओके। और अगर उस लिस्ट से बाहर कोई भी सामान दिया जाता है और बाद में इस चीज़ का खुलासा होता है तो उसे डोरी ही माना जाएगा। ओके। क्यों मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, बिकॉज शादी के टाइम पे तो ऐसा होता है ना, जब आप थोड़ा प्रेशर डाल के जी, कि जी, ध्यान ये right तो होता है, जी। गिफ्ट है, आप जी, रख साइन कर लीजिए, लो, जी, जी, मेरे। रख लीजिए जी, साइन कर लीजिए आप जी, जी, कि हमने गिफ्ट दिया है। बाद में जाके पता लगा जी वो तो गिफ्ट नहीं था, वो डाउरी थी। जी जी। बट हाँ, जो आपने बोला कि दूसरा अगर ऊपर कुछ गया है हाँ जी, तो दिस इज फॉर द गर्ल्स, आई एम राइट। सेइंग दिस इज फॉर द गर्ल्स कि भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है, प्रेशर डाल के साइन कराया जा रहा है शादी के टाइम पे, बिकॉज ऐसा होता है, जी। शायद टीयर 1 में ना होता हो, टीयर 2 टीयर 3 में ऐसा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आप उतने पे ही साइन करो जितने पे आपको लगता है कि गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना Otherwise, आपको हाँ, मिल रहा हाँ। है, राइट, जितना आपको खुशी से दिया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये गिफ्ट हो सकते हैं, नॉर्मलिटी है कि हाँ गिफ्ट है, उसी पे आप साइन कीजिए। लेकिन अगर आपको जहाँ लग रहा है कि कोई चालबाजी आपके साथ की जा रही है, उस पे आप साइन करने से डिनाई कर दीजिए। तो वो बाद में जाके यू कैन कैटेगराइज दैट इन डाउरी सेगमेंट। यस। अब आपने, जब से हम बात कर रहे हैं, आपने 2-3 बार नाम लिया स्त्रीधन का, जी। तो थोड़ा सा डिटेल में बताओ ये स्त्रीधन होता क्या है और इसकी अगर इससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को ध्यान में रखनी चाहिए फॉर देयर फ्यूचर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि स्त्रीधन क्या होता है। जब लड़की की शादी होती है तो उसमें उसको जितनी भी ज्वेलरीज, जितने भी गिफ्ट या फिर जितना भी नकद मिलता है रिश्तेदारों से, वो सब स्त्रीधन में कन्वर्ट होता है या फिर इंक्लूडेड होता है। इवन कैश हो? हाँ, इवन कैश ऑल्सो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ससुराल वाले
लोग होते हैं, जैसे सास होती हैं, नंद होती हैं, वो क्या कहती है कि आप ये स्त्रीधन हमें दे दीजिए, हम इसको संभाल के रख लेंगे। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर आप ऐसी क्रिया करते हो या फिर आप ऐसी कुछ भी बात करते हो तो कोर्ट आपको एक ट्रस्टी मानेगा कि आपने एक रिलायबिलिटी के नाते उस चीज़ को रख लिया, बट आपका उस पर कोई राइट नहीं है। ठीक है, राइट उस पर पूरी तरीके से लड़की का ही होता है। ठीक है, दूसरी साइड में हम देख लेते हैं इसके विपरीत, अगर लड़की का ससुराल पक्ष में स्त्री धन मार लिया जाता है, मतलब उसको नहीं दिया जाता है या फिर उसमें किसी भी तरीके की कमी कर दी जाती है, ठीक है, तो इस बिहाफ पर लड़की कैपेबल होती है डायरेक्ट केस फाइल करने के। ओके। और उसका वो जो स्त्रीधन मारा गया है या फिर जो भी चीज़ें लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है स्त्रीधन के, वो आपको रिवर्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उसका पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार उससे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, सो बेसिकली इसका ट्रैक वहाँ से हो जाएगा जो पूरी लिस्ट बनी हुई है। हाँ कि ये आपको चीज़ मिली थी, तो ये आपको वापस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये बहुत पहले बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे कि हाँ लड़की को मिला, सास ने रख लिया या देवरानी जेठानी रख लिया। इसी के बिहाफ पर से डॉरी केस भी डाला जाता था। अच्छा, जिसमें स्त्रीधन का वो किया जाता था, चर्चा। ओके, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बातें की, आज अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे रूल्स हैं जो लड़कियों के फेवर में, स्त्रियों के फेवर में हैं, सारी चीज़ें हैं जो इन टर्म्स ऑफ पेपर मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट जब आप ग्राउंड पे देखते हो जाके तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में, गाँव में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो उन लोगों के लिए वहाँ तक टू द एंड जिस लड़की को इसकी ज़रूरत है जी, उसके लिए आज गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जो ये जो सारी हम बातें कर रही है वहाँ तक पहुँचे, एंड और क्या चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि जो आनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो पुरुष प्रधान है। बिल्कुल, ठीक है, और इस भारत देश में लड़कियों को बहुत डेमोलाइज, बहुत दबाव बनाया जाता है कि वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहें। ठीक है, इसी के चलते आज ये कंडीशन है कि हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जो नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। लड़कियों के लिए तो है ही नहीं। बिल्कुल, लड़कियों के लिए तो है ही नहीं। उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ससुराल को कैसे खुश रखना है, घर का काम कैसे करना है, अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखना है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हरियाणा में एक समय ऐसा आया था जब लड़कियां खत्म हो गई थी शादियां करने के लिए, क्योंकि लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था। हरियाणा में, राजस्थान में इसके बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, ये वाला नारा निकाला जिससे लोग अवेयर हुए। ठीक है, कभी कभी ये भी गवर्नमेंट को करना लग जाता है कि जैसे अब बिहार का आप देख लीजिए, जो बिहार स्टेट है वहाँ पे अगर किसी भी लड़की के 60% से ज़्यादा नंबर आते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसके पेरेंट्स को कंपनसेशन एक अमाउंट प्रोवाइड कराती है जिससे वो अपनी बेटी की स्टडी पे खर्च कर सके। अगर उसकी उससे भी अच्छे लेवल पे परसेंटेज आती है तो उस बच्ची को लैपटॉप दिया जाता है ताकि वो अपनी स्टडी को आगे रख, मतलब बच्चियों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर उन पे ना बनाया जाए और किसी भी तरीके की चुनौतियों का उनको सामना ना करना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे समाज में स्त्रियों को ही दबाया जाता है। और देखिए जो बढ़ाने वाले लोग हैं जैसे कि पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की की लाइफ में सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं। जब वही लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं बेटा आपको घर का काम सीखना चाहिए, आपको पराए घर जाना है, तो वो कहीं ना कहीं डेमोलाइज हो जाती है कि नहीं मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो यही ठीक है, यही ठीक है। फिर जब हस्बैंड जाता है, हस्बैंड के पास जाती है तो वो क्या करता है, बस अपनी फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, तो मतलब वो अपने आप को इसी चीज़ों में गुमराह हो जाती है और अपने अधिकारों का खुद ही हनन कर लेती है। वो अवेयर ही नहीं हो पाती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। कभी उसको इमोशंस के नाम पे लूटा जाता है तो कभी उसको प्यार में गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। और आप देखेंगे काफ़ी सारी लेडीज ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। इसी पे ना, मतलब आप जब बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई तो मैं वो जानना आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है जी। मैंने ये बहुत देखा, स्पेशली गाँव में कुछ लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं बट उनके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते। राइट। अब अगर वो लड़की पढ़ना चाहती है, माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, तो इस केस में वो क्या कर सकती है? क्या वो कोर्ट में जा सकती है या फिर वो कोई ऐसी चीज़ है उसके लिए जो जिसका वो सहारा ले सके कि जी मेरे माँ बाप को समझाओ एटलीस्ट, या
फिर उसके लिए सपोर्ट अवेलेबल है कि जी आपको हम सपोर्ट देंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, ऐसी क्या चीज़ें हैं उसके लिए स्पेशली अवेलेबल? देखिए, इसमें मैं सर आपको बताना चाहूँगी, अगर कभी किसी भी लड़की के साथ ऐसी सिचुएशंस आती है कि उसके पेरेंट्स उसका कभी कभी बाल विवाह करा देते हैं या उसे शिक्षित नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में वो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, ठीक है। और अगर वो ये चाहती है कि उसकी कंप्लेंट को गोपनीय रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, तो पुलिस इसमें भी उसकी सहायता करती है। हाँ, बिकॉज डर लगता है कि बदनामी हो जाएगी। रिस्पेक्ट होती है पेरेंट्स की, तो उन्हें डर भी लगता है, लेकिन उनको अपने आप को शिक्षित भी करना होता है। तो कई बार कई लड़कियां इस वजह से भी कंप्लेंट नहीं दर्ज करा पाती हैं कि हमारे पेरेंट्स की बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी कंप्लेंट को सीक्रेट रखा जाए, आपके प्रोसीडिंग्स को सीक्रेट रखा जाए, तो वो भी होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब मान लीजिए, अब जैसे देखिए फैमिली में जब सिचुएशंस गड़बड़ाती है तो इंसान फैमिली में रहना भी नहीं चाहता। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ लड़कियां गलत स्टेप भी उठा लेती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने नारी निकेतन भी खोले हैं कि जैसे मान लीजिए अगर बच्चा बालिग है तो वो कहीं भी रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पेरेंट्स से अलग भी रह सकता है। लेकिन अगर बच्चा नाबालिग है और वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता या पेरेंट्स उसके साथ किसी भी तरीके की जाति करते हैं, तो उस बच्चे को नारी निकेतन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्या है नारी निकेतन? नारी निकेतन एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर अविवाहित लड़कियों को रखा जाता है जो अपने पेरेंट्स से परेशान होती हैं या अपनी फैमिली प्रेशर में परेशान होती हैं, या फिर तलाकशुदा होती हैं, उनको उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर थोड़ी एजिड होती है, उनकी शादी नहीं होती तो उनके घर वाले उनको निकाल देते हैं। ऐसी लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे, हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में नारी निकेतन खोले हुए हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन फेस कर रही हैं तो आपके लिए नारी निकेतन का द्वार हमेशा खुला है। आप वहाँ पर जाके ये सब चीज़ें शॉर्ट आउट कर सकती हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नारी निकेतन के बारे में नहीं पता था। ऑलराइट। अब ये अगर मैं ये मान रहा हूँ, मुझे अगर नहीं पता तो जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के साथ बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता हो, राइट। इसके थ्रू अगर उनको पता भी लग जाता है, कुछ लड़कियों को पता और उनको उसकी ज़रूरत है, तो इसको अप्रोच करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, जब आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और आपके जो भी एलिगेशंस होंगे वो वैलिड लगेंगे, तो पुलिस ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफ़र कर देगी। अच्छा। इन केस अगर आप कंप्लेंट दर्ज नहीं कराना चाहते तो आप डायरेक्ट भी नारी निकेतन में जा सकते हैं। नारी निकेतन में जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, जो भी गार्ड्स होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। या तो वो आपको पुलिस स्टेशन लेके आएंगे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, या फिर वो आपके पेरेंट्स को बुला के जो भी समझौता हो सकता है वो करेंगे। और अगर इनके समझौता नहीं होता है तो वो आपको नारी निकेतन की शरण में कर लेंगे। ठीक है। अब आजकल सब फ़ोन का ज़माना है जी। ठीक है, ये नारी निकेतन होते कहाँ हैं, कहाँ कैसे जाया जाए, इसकी कोई वेबसाइट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने? क्या जी ये नारी निकेतन यहाँ गूगल मैप पे कुछ ऑप्शन अवेलेबल है? जी 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 बिल्कुल, सभी ऑप्शन अवेलेबल है। सभी नारी निकेतन के कस्टमर केयर नंबर भी अवेलेबल है। अगर आप, और सबसे बड़ी बात है 24 आवर्स ओपन रहता है। ओके। और हर जिले में नारी निकेतन, एक नारी निकेतन आपको हर जिले में पाया जाएगा। इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड लाइन है? नहीं है, सब सबकी अलग अलग है? नहीं, सबकी मतलब एक ही लाइन है, नारी निकेतन। अच्छा, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही नंबर काम नारी निकेतन। जी, 2 ही वर्ड काम करते हैं, नारी निकेतन। सबके जो भी नंबर है कस्टमर केयर वो अलग अलग होते हैं स्टेट वाइज, लेकिन नाम एक ही होता है, नारी निकेतन। ओके जी ठीक है। कुछ बड़े बड़े स्टेट्स के नंबर मैं डाल भी दूंगा, बिकॉज मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, आज पता लगा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर मेरा पक्का आपसे एक लास्ट ये सवाल है जी, कि थोड़ा सा इससे हटके हमारे टॉपिक जिससे हम बात कर रहे हैं बाल विवाह के बारे में, बिकॉज ये बाल विवाह पहले बहुत होते थे, आज भी बहुत होते हैं जी। अब बाल विवाह के केस में अगर लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हुई है, 14 साल की उम्र में हुई, तो जब वो क्या वो डिवोर्स ले भी सकती है? बिकॉज कानून की नज़र में तो वो शादी हुई नहीं, या कानून कुछ टाइम बाद उसको शादी को मानने लग जाता है? क्या होता क्या प्रोसेस, कानून कब मानता है उस शादी को, मानता है नहीं मानता है? और अगर लड़की को डिवोर्स लेना है तो वो डिवोर्स ले सकती है नहीं ले सकती? उस केस में उसको उसका जो भी मतलब जो लड़की को एलिमनी है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बाल विवाह होता है, पहली बात तो जो हमारा भारत देश है उसमें एक ही कानून लागू होता है, और कानून ये कहता है कि जिस लड़की की एज 18 साल से ऊपर है और लड़के की एज 21 साल से ऊपर है, सिर्फ उसी का विवाह मान्य माना जाएगा। ओके। अगर इससे नीचे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या दोनों में से किसी एक व्यक्ति की एज कम है, तो वो विवाह कानून के रूप में शून्य है, उस विवाह को किसी भी तरीके की मान्यता प्राप्त नहीं होगी। ओके। ठीक है। फिर भी लोग क्या करते हैं, बाल विवाह कर देते हैं।
बाल विवाह जैसे छोटे छोटे बच्चों का हो जाता है और एक प्रथा होती है कि भाई बड़े होके भी इनको वहीं जाना है, वहाँ जाते हैं, सेट नहीं हो पाते हैं, डिवोर्स फाइल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड करता है कि डिवोर्स कौन फाइल कर रहा है। अच्छा, अगर लड़की ने डिवोर्स फाइल किया है कि मेरी शादी ऐसे ऐसे बचपन में कर दी गई थी और अब मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो शादी वैसे ही रद्द है। कोर्ट क्या करेगी, उसकी पिटीशन एक्सेप्ट करके उसे डिसमिस कर देगी शादी को। ठीक है, लेकिन अगर लड़की फाइल करेगी तो उसको एलिमनी का राइट नहीं जाएगा, उसको एलिमनी नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने शादी को मानने से ही इनकार कर दिया है। ठीक है। तो इस हिसाब से शादी के सारे राइट खत्म हो जाएंगे। और लड़के के केस में बिकॉज लड़के, और अगर लड़का चाहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता या फिर मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरी शादी बिना मेरी सहमति के हुई थी बचपन में, तो देखिए हमेशा नारी शक्ति को थोड़ा कम माना जाता है एक पुरुष से। ठीक है, तो इस बिहाफ पर लड़के को एलिमनी देनी होगी उस लड़के को। ओके, इसमें उसका राइट बन जाएगा एलिमनी मांगने का। बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि शादी हुई हो 15 साल की उम्र में, वो एलिमनी से बचने के चक्कर में उन्होंने कह दिया फिर जब तो डिवोर्स अगर ले रहे हैं तो लड़की का अधिकार तो चला ही गया। नहीं सर, वो डिपेंड करता है कि डिवोर्स कौन फाइल कर रहा है। अगर लड़की फाइल कर रही है तो वो किसी भी तरीके का राइट नहीं मांग सकती। ठीक है, अगर लड़का फाइल कर रहा है तो उसको लड़की को सारे राइट देने पड़ेंगे, चाहे फिर वो बचपन में ही शादी क्यों ना हो। जी जी जी। ओके, ठीक है। आई थिंक हमने मोस्टली सारा कवर कर लिया है एंड इसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है एंड उसके बेसिस पे वी कैन टॉक अनदर टाइम बिकॉज अभी श्योर सर, व्हाई नॉट। 40-45 मिनट के आसपास हो गया है। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन It's my pleasure, पॉडकास्ट एंड मुझे स्पेशली मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें पहली बार पता लगी। ओह थैंक यू, माय गुडनेस। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो लोगों को तो ऑब्वियसली बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता लगी। जी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड आई होप हम बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट जरूर रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा और डिटेल। व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच फॉर कम। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की कि हम फीमेल के राइट्स के बारे में डिटेल में बात कर पाएँ, बट अगर आपको लगता है कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात नहीं की या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में और डिटेल में बात हो सकती थी, देन डू टेल अस इन कमेंट्स, और आप डायरेक्टली हमको मैसेज थ्रू आवर व्हाट्सएप एंड थ्रू आवर ईमेल भी कर सकते हैं। एंड हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं रिलेटेड टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अगर आपके कुछ सुझाव हैं जो आप चाहते हैं आने वाले पॉडकास्ट में हम कवर करें तो उनको ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। जय भूमि, जय भारत।